हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो 11th क्लास से चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, ये डिस्कस किया। इस चैप्टर में अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है। केमिस्ट्री में हम पदार्थ को पढ़ते हैं, मैटर को पढ़ते हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट्री की मेनली जो 3 ब्रांचेज हैं, यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इन सबको बच्चों हमने डिस्कस किया था, इनमें किसे पढ़ना है। तो अब मैं बात करता हूं कि पदार्थ क्या है, यानी कि मैटर क्या है। तो देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, फिर समझेंगे इसे डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। तो पदार्थ क्या है बच्चों? ऐसी कोई सी भी वस्तु जिसमें भार है, यानी कि वेट है, वजन है, और जो स्थान घेरती है, और जो क्या करती है, स्थान घेरती है। तो ऐसी कोई सी भी वस्तु जिसमें भार है, वजन है तथा जो स्थान घेरती है, इट मींस जो वेट रखती है और साथ में स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो क्या है? मैटर है, पदार्थ है। देखिए बच्चों, इसके साथ साथ हम एक लाइन इसमें और जोड़ सकते हैं कि इसे संवेदांगों द्वारा महसूस किया जा सकता है। इसे संवेदांगों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, यानी कि इसे फील किया जा सकता है सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं ऐसी चीजें क्या क्या हो सकती हैं, तो देखिएगा आपका जो व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? पदार्थ है। क्यों? इसमें वेट है और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो बच्चों ये भी क्या है? पदार्थ है। अगर मैं फैन की बात करता हूं, अगर मैं चेयर की बात करता हूं, मैं टेबल की बात करता हूं, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर एयर, यानी कि हवा, हवा क्या है? तो देखिए बच्चों, आपको क्या लगता है, हवा में भार होता है? मेरे हिसाब से तो होता है, ठीक है। इसके अलावा हवा स्थान घेरती है, तो कई बच्चे कहते हैं सर हवा स्थान कहां घेरती है, दिखता ही नहीं है कहां हवा स्थान घेर रही है। तो मैं कहूं कि जो एयर है वो बच्चों स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो आपने बैलून वगैरह देखे हैं, तो बैलून में जब हवा भरी जाती है तो बैलून का शेप धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि एयर ने क्या किया है? स्पेस ऑक्यूपाई किया है, हवा ने कुछ ना कुछ स्थान घेरा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हवा भी क्या है? एक पदार्थ है। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं वर्गीकरण क्या है। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो पदार्थ क्या है? वे सभी वस्तुएं जिनमें भार है तथा जो स्थान घेरती है एवं जिन्हें संवेदांगों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो क्या है बच्चों? पदार्थ है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की। तो पदार्थ का वर्गीकरण, देखिए बच्चों, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। तो पदार्थ को ही हम क्या भी कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है। द्रव नहीं, द्रव लिक्विड होता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं? द्रव्य, ठीक है। तो पदार्थ को ही हम द्रव्य भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैटर कहा जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, हम इसको जो क्लासिफिकेशन इसका जो कर रहे हैं, इसका जो वर्गीकरण कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले जो हमने बेसिस लिए हैं, जो बेस लिए हैं, तो ये है एक तो भौतिक अवस्था और दूसरा है रासायनिक संगठन। यानी कि इसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इसको कितने आगे यानी कि फर्दरली इसको कितना डिवाइड किया जा सकता है, किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो देखिए बच्चों, रासायनिक संगठन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इस आधार पर हम इसे 2 भागों में, एक तो शुद्ध पदार्थ है और दूसरा क्या है? मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ इट मींस प्योर सबस्टेंस या प्योर मैटर, और दूसरा क्या है? मिक्सर, यानी कि मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड।
और इधर मिश्रण को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं दो भाग? एक समांगी है, समांगी मिश्रण होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, इट मींस हेट्रोजीनस मिक्सचर। इधर मैं बात करूं तत्व को आगे अगर हम बांटते हैं तो धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और इधर जो यौगिक है, कंपाउंड है, उसे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम इसे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। एक हमने चार्ट बना लिया है कि हमें किस किस को पढ़ना है। तो हमें किस किस को पढ़ना है? ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ना है। इधर से प्योर मैटर और मिक्सर को देखना है। फिर हम देखेंगे एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या है। इधर से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, और होमोजेनस और हेट्रोजीनस मिक्सर्स क्या है। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं अब आगे। तो देखिएगा जरा, देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। सबसे पहले हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर बात कर रहे हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है बच्चों, देखिए मैं यहां बात कर रहा हूं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। तो देखिए बच्चों, ठोस, द्रव और गैस, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इन्हें हम एक एक करके देख रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं इनकी आकृति और आयतन, चाहे आप कह दीजिए आकार और आयतन। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर मैं ठोस की बात करूं यानी कि सॉलिड की बात करूं, तो यहां पे जो शेप है और जो वॉल्यूम है, जो क्या है, शेप है और जो वॉल्यूम है, ये दोनों निश्चित है, डेफिनेट है। ये दोनों क्या है बच्चों? डेफिनेट हैं, निश्चित हैं। अब निश्चित कैसे हैं, क्यों है निश्चित? यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में ठोस को रखिएगा, इसका जो शेप और जो वॉल्यूम है ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों? निश्चित रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं कहूं चौक है, एक पत्थर का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, या कोई लकड़ी है, लकड़ी, ठीक है, और भी कोई भी, जैसे बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, तो इनको आप कहीं भी ले जाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाइए, आप चाहे अपने गांव ले जाइए, अपने मामा जी के ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, वहां पे इनका जो आकृति और जो आयतन है, जो आकार और जो आयतन है, वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, डेफिनेट रहेगा। ठीक है, यानी कि बदलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं द्रव की बात करूं तो द्रव में क्या है? आकृति, ये क्या है? अनिश्चित है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं आयतन की, तो आयतन क्या है? ये निश्चित है, यानी कि ये डेफिनेट है। वो इनडेफिनेट है और ये क्या है? डेफिनेट है। यानी कि शेप की अगर हम बात करें तो इनडेफिनेट है, और अगर हम बात करें किसकी? वॉल्यूम की, आयतन की, तो ये क्या है? डेफिनेट है। कैसे? जैसे कि सपोज दैट लिक्विड के लिए हम जैसे कि दूध को देखते हैं, ठीक है, मिल्क। अगर सुबह दूध वाला आया और वो अपने कंटेनर में दूध लेकर आता है, ठीक है, अभी जो उसके पास दूध है उसका आयतन कितना भी हो सकता है, 5 लीटर, 10 लीटर, कितना भी, ठीक है।
आकृति कैसी है अभी दूध की, तो उसके पास जो बर्तन है यानी कि उसके पास जो कंटेनर है उसके जैसी आकृति अभी किसकी है, दूध की है। ठीक है, अब आप अगर दूध लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप किसी भी जैसे कि आप जग में दूध लेने जा रहे हैं, तो अभी जैसे ही दूध वाले ने आपको दूध किस में डाला, जग में डाला, ठीक है, तो अभी इसका आकृति कैसा हो गया, जग के जैसा हो गया। लेकिन अगर दूध वाले ने 1 लीटर दूध डाला तो ऐसा थोड़ी है कि जग में आके 2 लीटर हो गया, फिर मम्मी ने गर्म करने के लिए और किसी पात्र में डाला, किसी और बर्तन में रखा, तो फिर आयतन और बढ़ गया, शाम तक आप ही दूध बेचने के लिए निकल गए, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो यानी कि आयतन हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अगर दूध वाले ने आपको 1 लीटर दूध दिया है या 2 लीटर दूध दिया है तो हमेशा उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। ठीक है, लेकिन आकृति जो है वो बदल रही है। पहले कंटेनर जैसी थी, अब आपने जग में लिया तो जग जैसी हो गई। अगर उसे गर्म करने के लिए मम्मी ने किसी और दूसरे बर्तन में रखा तो अब उसकी आकृति उसके जैसी हो गई। यानी कि आकृति कैसी है, बदल रही है। किसके अकॉर्डिंग बदल रही है, जिस किसी भी पॉट में, जिस किसी भी बर्तन में उसे रखा जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि द्रव पात्र का ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि द्रव को जिस किसी पात्र में डाला जाता है, जिस किसी बर्तन में रखा जाता है, ये उसी का आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं गैस की बात करता हूं। गैस में ये दोनों ही चीजें, आकृति भी और आयतन, दोनों ही क्या है, अनिश्चित है, इनडेफिनिट। दोनों ही क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब ना तो इनका आयतन फिक्स है। ठीक है, आयतन का मतलब क्या है, अगर कोई पूछे कि आयतन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आयतन का मतलब क्या है, जो जितनी जगह घेरता है वही उसका आयतन है। ठीक है, आपने अगर क्या किया कि अगर मैं बात करूं कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं यानी कि जो गैसीय कण हैं, उनको जितना स्थान मिलता है वो उतना ही क्या करते हैं, आकार, या मैं कहूं उतना ही आयतन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं घर में जो गैस सिलेंडर है, कभी ऐसे देखा है कि जब गैस सिलेंडर पूरा भरा हुआ है तब तो गैस बहुत तेजी से चल रही है, और जब धीरे धीरे जब गैस का जो वॉल्यूम है, या मैं कहूं गैस का जो क्वांटिटी है, जब धीरे धीरे कम हो रहा है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो अब गैस बहुत स्लो चल रहा है। यानी कि अब तो खाना बनाने में या चाय बनाने में भी लगभग सुबह बनाना स्टार्ट करते हो और शाम को बन के खत्म होता है। ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैस के जो कण हैं, उनको जितना जगह फैलने के लिए मिलेगा वो उतनी ही जगह में क्या होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। यानी कि जो गैस की नली है उसमें बराबर मात्रा में क्या हो रही है, गैस निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जिस किसी भी पात्र में रखा जाएगा ये उसका ही क्या आयतन ग्रहण कर लेंगी और उसी का क्या ग्रहण कर लेंगी, आकार ग्रहण कर लेगी। अगर मान लीजिए क्या हुआ कि सिलेंडर में से कुछ गैस लीक होना शुरू हुई, ठीक है, सबसे पहले उसको कौन सी जगह मिलेगी फैलने के लिए, उसे मिलेगी जो किचन का जो भी एरिया है वो मिलेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे रूम में, ठीक है, आप और मेरे जैसे लोग हैं उनको पता चलता ही नहीं है गैस का। अब जो बाहर धीरे धीरे जैसे ही घर से बाहर गई तो साइड में से पड़ोसी आके कहेगा कि भैया गैस बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल्स है उनको जितना स्पेस मिलता जा रहा है वो उसी स्पेस में धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो ये एक रीजन है क्यों कि गैसों में विसरण की प्रवृत्ति होती है। गैसों में किसका नेचर होता है, डिफ्यूजन का नेचर होता है, यानी कि विसरण की प्रवृत्ति होती है, फैलने का नेचर होता है। डिफ्यूजन का जो नेचर है, फैलने का जो प्रवृत्ति है, वो गैसों में पाई जाती है। यानी कि जितना स्थान मिलता जाएगा उतने ही स्थान में धीरे धीरे फैलती चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं बात करूं ठोस की, ठीक है, तो ठोस का मैंने बताया आकार और आयतन निश्चित है, या आकृति और आयतन निश्चित है। इसमें आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है, और उधर क्या है, दोनों ही अनिश्चित है। पहला जो बेसिक डिफरेंस हो गया ये हो गया। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि इनका आकार निश्चित है, ठीक है, तो इनका आकार निश्चित इसलिए है, देखिए बच्चों, कि इनके जो अवयवी कण है, अवयवी कण का मतलब क्या है,
ऐसे पार्टिकल्स जिनसे सॉलिड बना है। ठीक है, सॉलिड को बनाने में जो भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जो भी पार्टिसिपेटिंग जो पार्टिकल्स हैं, ये सब इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, या मैं कहूं इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। ऐसा कब होगा कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में गैप सबसे कम कब होगा, जब उनके बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा है, तो वो जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास रहेंगे, और जब दोनों पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास रहेंगे तो इनके बीच में क्या, गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही रीजन है कि जो सॉलिड है इसमें अंतरा आणविक कणों के बीच, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, जो गैप है, जो रिक्त स्थान है, वो बहुत कम होता है। इसलिए ये रिक्त स्थान बहुत कम है, इसलिए पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पास पास है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, रिक्त स्थान बहुत कम क्यों है, क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल ये क्या है, बहुत ज्यादा है, ये मैक्सिमम है, इसलिए गैप क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है ये मैक्सिमम है, इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप है वो क्या है, मिनिमम है, बहुत कम है। ठीक है, तो बताइए जब इनके बीच में गैप है ही नहीं तो क्या आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस का मतलब यानी कि संपीड़ित कर सकते हो। संपीड़ित को हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर हम दाब लगाएं, यानी कि बाहर से अगर हम कोई प्रेशर अप्लाई करें किसी भी वस्तु पर, तो उसके साइज को हम कम कर सके, उसके साइज को हम क्या कर सके, कम कर सके। ऐसा कब होगा, जब ऐसे समझिए जैसे कि किसी भी जो मैटर है या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप ज्यादा है, तो अगर हम उस पर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पास आएंगे। इट मीन्स उसका साइज क्या हो जाएगा बच्चों, कम होने लगेगा। लेकिन यहां तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी जितना कम गैप हो सकता था उतना ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब आप चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आप इसको गैप को कम नहीं कर सकते, यानी कि इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई है कि सर मैं तो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि पत्थर हाथ में लेता हूं, ऐसे दबाता हूं और उसको कई बार बिल्कुल उसका साइज कम कर देता हूं, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पत्थर क्या है, स्टोन क्या है, ठोस है। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास है, आप उनको और ज्यादा पास नहीं ला सकते। ठीक है बच्चों, अब यानी कि इनमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाएगा, कह सकते हैं ऐसा कि इनमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाएगा, संपीड़न का गुण नहीं पाया जाएगा। संपीड़न क्या होता है, मैंने बता दिया कि बाहरी दाब लगाकर किसी भी वस्तु में जो अवयवी कण है उनको पास ला करके उस वस्तु का साइज कम कर देना, ये क्या है, संपीड़न है। और अगर पार्टिकल्स को दूर दूर कर दिया जाए तो वो क्या है, यानी कि बाहर से जो प्रयुक्त दाब है, जो आपने बाहर से जो प्रेशर अप्लाई किया है उसको अगर आप हटा देते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, उसे हम प्रसारण कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कंप्रेस करना। ठीक है, अब ये गुण इसमें नहीं पाया जाएगा। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, चौक हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, लकड़ी दिखाया मैंने, ठीक है, और पत्थर हो सकता है, लोहा हो सकता है, धातुएं हो सकती है, लगभग लोहा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या है, बर्फ हो सकती है। तो ये जितने भी हैं, यानी कि चौक है, गुड़ है, ठीक है, स्टोन है, जो आयरन है और जो आइस है, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तो बल आप मुझे बताइए इससे भी ज्यादा होगा क्या, ये तो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसमें जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं या इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ये बच्चों सॉलिड से क्या होंगे,
कम होंगे, तो लेस देन सॉलिड्स, ठीक है। लेकिन गैसियस पार्टिकल से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन जो गैस हैं इनसे क्या होंगे, गैसेस जो हैं इनसे ज्यादा होगा, यानी कि मोर देन गैसेस, ठीक है। अब अगर देखो बच्चों कि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है ये ठोस से कम है, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो ठोस से क्या है, कम है, ठीक है। इसका मतलब गैप ठोस से क्या है, ज्यादा है। भाई जहां आकर्षण कम हो गया यानी कि दूरियां बढ़ गई, और जब आकर्षण कम हो गया दूरियां बढ़ गई तो इट मींस क्या बढ़ गया, यानी कि वही गैप बढ़ गया। तो मैं यहां पे कहूं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा बच्चों, सॉलिड से तो क्या ज्यादा और गैसेस से क्या कम। यस और नो, क्लियर है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें कंप्रेसिव नेचर पाया जाएगा क्या, यानी कि संपीड़ित होने का गुण इसमें पाया जाएगा क्या, पाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि गैप है, क्योंकि क्या है, गैप है। जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस है, और स्पेस है तो बाहर से हम प्रेशर अप्लाई करके उस स्पेस को कम कर सकते हैं, और स्पेस को कम कर दिया वहीं पे क्या हो गया, आपका जो भी मैटर है वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो मैं कहूं कि संपीड़न है उसका गुण पाया जाएगा, लेकिन बहुत कम पाया जाएगा। संपीड़न का गुण पाया जाएगा लेकिन बहुत ही क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बात और कि जो द्रव है यानी कि जो लिक्विड्स हैं इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि नेचर ऑफ फ्लोनेस, ठीक है। यानी कि फ्लो होने का इसमें क्या है, नेचर है, बहने की प्रवृत्ति। बहने की प्रवृत्ति कैसे, कि आप किचन में गए, वैसे तो घुसने ही नहीं देते होंगे आपको किचन में, लेकिन फिर भी आप किचन में गए तो अगर कोई बर्तन में कुछ भी रखा हुआ है, दूध वगैरह रखा हुआ है, पानी वगैरह रखा हुआ है, आपका हाथ उसके टच होता है तो जैसे ही क्या होगा, वो गिरेगा और जो भी उसमें लिक्विड भरा हुआ है वो क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। बहने अब किधर से किधर बहेगा, तो जो मैं कह सकता हूं हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, यानी कि जहां पे ऊंचाई ज्यादा होगी वहां से एक तरीके से जिधर ऊंचाई कम होगी उधर बहना शुरू होगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहेगा, ठीक है। तो इनमें क्या है बच्चों, बहने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब हम बात करें गैसियस पार्टिकल्स की, यानी कि गैसों की, तो ये क्या है, आकृति और आयतन मैंने पहले ही बात कर ली, दोनों ही क्या है, अनिश्चित है। फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मैंने बता दिया, पड़ोसी बता रहे हैं आपको कि आपके घर में गैस लीक हो रही है तो ये सिलेंडर बंद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, विसरण यानी कि फैलने का गुण भी पाया जा रहा है। अब मैं बात करूं वही इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की, यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण बलों की। तो बच्चों यहां पे मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की, तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी कि नगण्य है, न के बराबर है। और जब अट्रैक्शन फोर्सेस यानी कि आकर्षण बल न के बराबर हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी कि जो अंतरा आणविक क्या है, अणुओं के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं है, ठीक है। गैप बहुत ज्यादा है। अब गैप बहुत ज्यादा है यानी कि इनको जितनी जगह मिलती है उतनी ही जगह में फैलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तभी तो कि गैस सिलेंडर में चाहे 1 लीटर गैस भरी हो चाहे 2 लीटर भरी हो, वो उसी स्पीड से चलता है। क्यों, इसका रीजन यही है कि जितना भी पार्टिकल्स को स्पेस मिल रहा है, पार्टिकल्स उस पूरे स्पेस में क्या कर रहे हैं, उस पूरे स्पेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, उस पूरे स्पेस में पूरी तरह से डिफ्यूज हो गए हैं, फैल गए हैं, ठीक है। अब ऐसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिलेंडर में गैस है लेकिन फिर भी वो नहीं चल रहा है, तो वो ऐसा बच्चों सर्दियों में होता है। ऐसा कब होता है, सर्दियों में होता है। सर्दियों में क्या है कि जो गैस है, जो बाहर से जो एनवायरमेंट है वो बहुत कूल है, तो ऐसे जब सर्दियां, जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है
तो ऐसे में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास आ गए, उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, मैं कहूँ उनको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, यानी कि ताप जैसे जैसे बढ़ता है, जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, गतिज ऊर्जा मिलती है। अब जब टेम्परेचर ही नहीं है तो उन जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है, गतिज ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ये होता है कि जो पार्टिकल्स है, गैसियस जो पार्टिकल्स है वो नली तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो तब उसको कहा जाता है कि थोड़ी देर इसे धूप में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इसमें न के बराबर है, यानी कि नेग्लिजिबल है। जबकि अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, जो बीच में रिक्त स्थान है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो फैलेगा चारों तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं H2, N2, CO2, O2, ये सारी क्या है, गैस, ये सभी क्या है, गैस है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं बच्चों आपको कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं, चेंज करता हूं, तो मैं फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता हूं। कैसे, जैसे कि मैं बात करूं बच्चों, बर्फ है, क्या है, बर्फ है। ठीक है, और बर्फ मतलब आइस है। ठीक है, अगर मैं इसको गर्म करता हूं, यानी कि कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड कराता हूं, तो ये जो बर्फ है वो किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी, यानी कि आइस चेंज इनटू वाटर। ठीक है, और अगर मैं इस, तो ये तो क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये ठोस, ये द्रव। अब मैं इसे और गर्म कर रहा हूं, तो अब ये जो वाटर है ये किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में, यानी कि वाष्प में बदल जाएगा। तो हो रही है कि नहीं, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। भौतिक अवस्था पहले ठोस था, अब क्या हुआ, द्रव हुआ, और लास्ट में फाइनली क्या हो गया बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है, तो ठोस, द्रव और फिर गैस, यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को हम जब चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इसका जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, एक बात और अगर हम देखना चाहें कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक तो होती है वाष्प, एक तो क्या होता है, वाष्प। ठीक है, यहां देख लेते हैं, एक तो जो है वाष्प है, और एक क्या है बच्चों, गैस। तो इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है क्या, वेपर एंड गैस, इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है क्या, कि वाष्प क्या है और गैस क्या है। जनरली तो ऐसे कहा जाता है कि एक ही बात है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये जो गैस है इसी को हम वाष्प मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वाष्प अलग है, गैस अलग है। अगर मान लीजिए कोई भी कंटेंट या कोई भी मैटर अगर रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पर अगर किसमें है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, कब, जब रूम टेम्परेचर है, जब कमरे के ताप पर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। जब इसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब ये किसमें कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है, यानी कि वेपर में बदलता है। ठीक है बच्चों, तो जब वाष्प को हम, अगर मान लीजिए कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में है, कब, कमरे के ताप पर, तो अगर हम उसे गर्म करेंगे तब तो किस में बदलेगा, वाष्प में। और अगर कोई कमरे के ताप पर ही, किस पर, कमरे के ताप पर ही किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम गैस कहेंगे। ठीक है, यानी कि वाष्प कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में होगी। जब उसे कमरे के ताप से ऊपर वाले तापमान पर गर्म किया जाएगा, या मैं कहूं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक पर, या हम आगे देखेंगे क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, जब उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक पर गर्म किया जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में, यानी कि वाष्प में बदलेगी। लेकिन जो कमरे के ताप पर पहले से ही गैस अवस्था में है उसे हम गैस कहेंगे, और जो द्रव अवस्था में है और तापमान बढ़ाने पर जो गैस अवस्था में बदल रही है उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मुझे लाइक और कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।